मनुष्य को भरपेट भोजन मिले, इसके लिए 1960 के दशक में हरित क्रांति के युग का प्रारंभ हुआ। और 1960 के दशक में प्रारंभ हुई हरित क्रांति का परिणाम ये हुआ कि हम 1990 के दशक में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए। यानी कि अगर हम कहें कि 1950-60 के दशक में जहाँ देश का खाद्यान्न उत्पादन हमारा 50-60 मिलियन टन था, 1990 के दशक मतलब 30 साल में हम 190 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन पर पहुंच गए। आधुनिक कृषि प्रणाली का उपयोग हुआ और आधुनिक कृषि प्रणाली में रसायन थे, रासायनिक उर्वरक थे, कृषि यंत्र थे और इरिगेशन की फैसिलिटीज़ थीं और उन्नतशील बीज थे और बाद में फसल सुरक्षा रसायन थे। वर्ष 2000 आते आते यानी 40 साल हरित क्रांति के कार्यक्रमों के बीते और परिणाम ये हुआ कि ज़मीन की उर्वरता नष्ट होने लगी, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होने लगी। खाद्यान्न हमारा इतना पॉल्यूटेड हो गया कि लोग खाना खाने के बाद अस्पताल की शरण में पहुंचने लगे, पानी में हैवी मेटल्स आने लगे, किसान की फसल की उत्पादन लागत बढ़ने लगी और किसान सुसाइड करने लगा। बहुत सारी खामियां, बहुत सारे फायदे, बहुत सारी खामियां। और सन 2000 के दशक से हमारे देश की नीतियों ने, चूँकि रासायनिक खेती के जो दुष्परिणाम थे, उन दुष्परिणामों के चलते चलते ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तो ये हुआ कि भाई रसायनों को बंद कर दिया जाए और जैविक खेती प्रारंभ की जाए। जैविक खेती प्रारंभ हुई और जाने अनजाने क्या दिक्कतें आई हमें नहीं पता है, पूरा विषय हम आपके सामने नहीं रखना चाहते। लेकिन 20 साल बीते और जैविक कृषि को लोगों ने कहा ये फेल हो गई और अब विषय प्राकृतिक खेती का आया। जब विषय आज प्राकृतिक खेती का है और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया देश के किसानों से और कृषि वैज्ञानिकों से और बहुत सारे बुद्धिजीवियों से कि भाई अब देश की धरती को बचा लो, अब देश की धरती को और अधिक खराब मत करो, तो प्राकृतिक खेती की ओर लौटा जाए। अब जब प्राकृतिक खेती की बात आती है तो वर्तमान में एक शब्द है जीवामृत जो ट्रेंड कर रहा है। यानी कि पूरे देश में एक जीवामृत का एक बोलबाला है कि जीवामृत जीवामृत जीवामृत। और प्राकृतिक खेती को यही माना जाता है कि जीवामृत बने प्राकृतिक खेती। मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में एक चीज़ कहता हूँ कि जीवामृत प्राकृतिक खेती का एक भाग हो सकता है, लेकिन जीवामृत प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती। इसी प्रकार एक शब्द है गौ आधारित प्राकृतिक खेती। तो अब आप समझिए जरा शब्दों की बात। गौ आधारित प्राकृतिक खेती यानी गाय से प्रकृति है या प्रकृति में गाय है। गाय भी प्रकृति को समृद्धशाली बनाने के लिए एक इकाई हो सकती है। यानी गाय प्रकृति में है, प्रकृति गाय से प्रकृति नहीं है। लेकिन करेंगे क्या? चलिए, जीवामृत, मैं भी जीवामृत के विज्ञान को आज के 15 साल पहले मैंने ट्रेस आउट किया था और मैं जीवामृत इसका नाम नहीं लेता था, मैं इसको खेत का अमृत कहता था पहले। देश के संपन्न जैव विविधता वाले जंगलों से मिट्टी ला करके उनमें जो लाभदायक जीवाणु थे उनको प्रोपोगेट करके और खेतों में डालने से पता चला कि रासायनिक उर्वरकों की मात्रा कम हो जाती है और पेस्टिसाइड भी कम हो जाते हैं। लेकिन हमसे चूँकि बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और जीवामृत के लिए रोज़ पूछते हैं, मैं बहुत सारा क्लियर करता हूँ, उसके बावजूद भी लोगों के ढेर सारे प्रश्न इसलिए हैं कि एक व्यक्ति ने जब मेरे विज्ञान को समझ लिया, उसके बाद भी क्योंकि समाज में बहुत सारी हवाएं चल रही हैं और बहुत सारे लोग जीवामृत की बातें कर रहे हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं बेचारे। तो मैं आज जीवामृत के बारे में आपको क्लियर कर दूं कि जीवामृत का विज्ञान केवल इतना समझिए कि इतना मानिए कि हमारे खेत में चूँकि मैकेनाइजेशन की वजह से, रासायनिक उर्वरकों की वजह से, अंधाधुंध प्रयोग जो मैंने किया और पेस्टिसाइड की वजह से
खेत की मेड़ गायब हो जाने और मेड़ के पेड़ कट जाने की वजह से, चूँकि भूमि का टुकड़ा नंगा हो गया और वो पेड़ों से आच्छादित नहीं है, तो गर्मी से और हैवी केमिकल्स के कारण जो खेत में पाए जाने वाले नाना प्रकार के जीव जंतु थे वो नष्ट हो गए। केंचुआ के बारे में आप जानते हैं, केंचुआ तक खत्म हो गया। तो चूंकि भूमि मेरी माँ है और माँ जिंदा है जीवों की वजह से, उसमें नाना प्रकार की, भूमि को हम कहते हैं एक जीवित पिंड है। तो चूंकि जीवित पिंड को मैंने मृत पिंड बना दिया। जब मृत पिंड हो गया तो देखिए, बीज, जमीन में मैंने बीज बोया, बीज तो जमेगा। चूंकि बीज के जमने के लिए क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए और हवा चाहिए, प्रकाश चाहिए। जर्मिनेट कर जाएगा और पौधा उग जाएगा, प्रकाश की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करने लगेगा। लेकिन भूमि में चूंकि दम नहीं है, भूमि जिंदा नहीं है, इसलिए अब पौधे को बढ़ाने के लिए हमको रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत पड़ेगी। और चूंकि सॉइल मेरी हेल्दी नहीं है तो उसमें बीमारियां भी लगेंगी। तो बीमारियों को ख़त्म करने के लिए हमको फिर उसमें फंजीसाइड भी डालने पड़ेंगे। कालांतर में हो सकता है कि कोई इंसेक्ट आ जाए, चूँकि बायोडाइवर्सिटी मेरी नष्ट हो गई तो फिर मुझे इंसेक्टिसाइड भी डालना पड़ेगा। और ये ढेर सारा रासायनिक उर्वरक और फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड हमारे भोजन में मिल करके फिर हमको अस्पताल पहुंचा ही देंगे। तो जो जीवामृत है, ये जीवामृत केवल इतना सा विषय है कि हमें ज़मीन में जो जीव नष्ट हो गए उनकी पुनर्स्थापना करनी है। तो माइक्रोब्स, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनकी पुनर्स्थापना तो जीवामृत से कर देंगे। लेकिन जो और बड़े जीव हैं, जैसे केंचुआ है, केंचुआ तो कोई जीवामृत में बन नहीं सकता। तो केंचुआ जन्म लेगा अगर हम प्रकृति के वैभव को ठीक करेंगे, धरती माता की जो स्वरूप है उसको हम वापस लाने का प्रयास करेंगे, तो केंचुआ अपने आप आ जाएगा। क्योंकि मुझे मालूम है नेचर का वैभव इतना निराला है कि हर चीज़ को स्वयं पैदा कर देता है। और मैं कहता हूँ कि हम अगर जीवामृत भी न डालें, एक साल हम ज़मीन को ऐसे ही छोड़ दें, उसके रहमो करम पर छोड़ दें, कोई कृषि क्रिया न करें, और अगर कुछ करें तो केवल इतना काम करें कि खेत की मेड़ बना करके बारिश का पानी रोकने का प्रयास करें, और उसके बाद जो खरपतवार उगते हों उगाने दीजिए, आप उनको मत काटिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ जीवामृत की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये नेचर खुद बना लेती है। चलिए कोई बात नहीं, तो हमने जीवामृत बनाया। अब जीवामृत के साथ क्या है कि सिंपल सी कहानी थी कि ज़मीन में माइक्रोब्स नहीं थे और मैंने जंगल की मिट्टी ला करके उन माइक्रोब्स को डेवलप किया और उसको खेत में फेवरेबल कंडीशन में एक बार बारिश के समय मैंने इनॉकुलेट कर दिया। जब एक बार मैंने टीका लगा दिया माइक्रोब्स का, जीवामृत मेरा खूबसूरत बन चुका था। हम श्योर थे कि ये जीवामृत मेरा बहुत अच्छा है, और जब जीवामृत बहुत अच्छा था मैंने ज़मीन में वो जीवाणु पहुंचा दिए बारिश के समय। चूँकि बारिश का मौसम बहुत अनुकूल होता है, उस समय इन जीवाणुओं को और फैलने का और फलने फूलने का अवसर मिलता है, चूँकि मौसम बड़ा अनुकूल होता है। और फिर हम इसको बंद कर देंगे। जीवामृत एक बार इनॉकुलेट करने के बाद कहानी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो जीव नष्ट हो चुके थे मैंने इनॉकुलेट कर दिए। अब अगर कुछ करना है तो ये जीवों को भोजन रेगुलर मिलता रहे, इसके लिए बायोमास, यानी कि पशुओं का मलमूत्र और वनस्पतियों के अवशेष अगर खेत को मिल जाएंगे तो जीवाणु कंटिन्यू कर जाएंगे। इधर हमारे बहुत सारे किसान भाई, कल एक किसान उड़ीसा का हमसे पूछ रहा था कि सर क्या जीवामृत का लिक्विड मैं बहुत बढ़ा करके पानी के साथ नाली में बहा दूँ। तो मैंने कहा भाई आपने एक बार घन जीवामृत के माध्यम से खेत में इनॉकुलेट कर दिया। बोले साहब एक बार तो मैंने कर दिया। तो हमने कहा तो दोबारा करने की क्या ज़रूरत है। तो कहता है कि साहब मेरे बगल में एक किसान भाई हैं, वो इसको हर सिंचाई में 40,000 लीटर जीवामृत डालते हैं और उनका गन्ना बहुत ज़्यादा पैदा हुआ। तो यहाँ फिर एक विज्ञान बताता हूँ। मित्र किसान भाइयों से अनुरोध है, खेती को अपने कॉमन सेंस से समझने का प्रयास करिए और इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे यूरिया डाल करके हम ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे ही हम बहुत ज़्यादा जीवाणु डाल करके भी उत्पादन ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक विषय आता है
कि जो प्रकृति का साइकिल है, क्योंकि फसलों का जो भोजन है वो जीव द्रव्य है। जब जीवाणु मरेंगे तो मरे हुए जीवाणुओं को फसल लेगी, क्योंकि यूरिया डीएपी प्राकृतिक खेती में बंद कर चुका, अब फसलें क्या खाएंगी? तो ये जीवाणु खेत में जाएंगे, बायोमास को के सहारे बढ़ेंगे, इनकी संख्या वृद्धि होगी, दैन इकाइयाँ इनकी नष्ट होंगी और नष्ट हुई इकाइयों का जीव द्रव्य हमारी फसलें लेंगी। अब हमें जीवाणु, ये देखिए कि मान लीजिए एक्स क्वांटिटी में जीवाणु हैं, इतनी क्वांटिटी में जीवाणु रहने चाहिए खेत में, और मान लीजिए इतनी क्वांटिटी में जैव पदार्थ रहना चाहिए। तो इतने जीवाणु रहेंगे और फिर इतने ही जीवाणु की यहाँ इकाइयाँ रहनी चाहिए एक्स वैल्यू में। ये पौधों का भोजन बनेगा। ज़्यादा मात्रा हमारी जैव पदार्थ की होनी चाहिए। अब हमने जीवाणुओं की संख्या XXX कर दी, तो क्या करेंगे कि जीवाणु को भोजन की ज़रूरत ज़्यादा है और ज़मीन में चूंकि जितना जैव पदार्थ हमारा उपलब्ध है उतना जैव पदार्थ हमको मिल गया। हमने इस विज्ञान को कभी समझा ही नहीं कि जीवाणुओं का संबंध जैव पदार्थ से भी तो है। अब जैव पदार्थ 1 हेक्टेयर जमीन में सपोज 200 कुंटल जैव पदार्थ पड़ा था अनडिकम्पोज्ड। कल्पना करिए 1 हेक्टेयर जमीन की मिट्टी का वजन 20,000 कुंटल है और 20,000 कुंटल मिट्टी के बीच में 200 कुंटल फसलों के अवशेष पड़े थे, और हमने जीवाणु वहाँ होने चाहिए, मान लीजिए कि एक संख्या थी, इतने होने चाहिए, और जीवाणुओं की मात्रा मैंने बहुत दे दी, हर सिंचाई में दे रहा हूँ। तो जीवाणु जितने ज़्यादा जाएंगे उतनी ज़्यादा संख्या में, चूँकि आर्टिफिशियली आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो जब जीवाणु बार बार डालेंगे तो जीवाणु किस पर डिपेंड है? इस जैव पदार्थ पर डिपेंड है, और जैव पदार्थ का डिकम्पोजिशन बहुत तेज़ी के साथ होगा और फिर जीवाणुओं के मरने की क्रिया भी बहुत तेज़ी के साथ होगी और पौधों को भोजन भी बहुत तेज़ी के साथ मिलेगा। ठीक बात है, लेकिन हम तो ज़मीन को बचाने चले थे ना। हमारी ज़मीन निरंतर खूबसूरत बनी रहे, निरंतर वो उर्वर बनी रहे। तो अभी जैसे मैं ज़बरदस्ती यूरिया डीएपी डाल करके प्रोडक्शन ज़्यादा लेता था, भाव यहाँ फिर मेरा वही आया, दूषित भाव, कि हमें तो रासायनिक खेती से भी ज़्यादा मिलता था और हमें प्राकृतिक खेती से भी ज़्यादा ही चाहिए। यानी इंसान कम पर तसल्ली नहीं कर रहा है। तो ऊपर मैंने लिखा है प्राकृतिक खेती एवं जीवामृत, और इसको मैं बताऊं, प्राकृतिक खेती का सीधा सूत्र है प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार फसलों का चयन करना, अकॉर्डिंग टू नेचर। नेचर क्या अलाउ करता? जैसे भूमि की उर्वरता कैसी है, मान लीजिए भूमि की उर्वरता थोड़ी सी कम है, हमारी भूमि में ह्यूमस की मात्रा 0.3% है। अब इस जमीन में एक किसान गन्ना बोता है और साहब यूरिया डीएपी पोटाश नहीं डालता और जीवामृत को बार बार पानी के साथ बहाता है, और वो कहता है मेरा गन्ना तो अच्छा पैदा हो गया। मानता हूँ हो गया होगा, लेकिन ये बताइए कि भूमि की उर्वरता में, माने भूमि में जो जीवांश कार्बन था वो 0.30 था। अब बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ आपने जीवाणु डाल दिए, तो जीवाणु जो ये कार्बन है इस पर डिपेंड है, इस कार्बन को ज़्यादा ग्रहण करेगा और ज़्यादा गन्ने को दे देगा। लेकिन अल्टीमेटली ये जो मात्रा है यहाँ पर 0.30, ये हो सकता है 0.25 बचे गन्ना की हार्वेस्टिंग के बाद। प्राकृतिक खेती में तो मैं प्रकृति के वैभव को ठीक करने चला था ना, और ये क्या कर बैठे? ठीक इसी प्रकार पानी की उपलब्धता, पानी 150 फुट पर है और हमने धान बोया है और बारिश होती है कम, और फिर गेहूं बोएंगे।
पानी 150 फुट पर है और हमें धान और गेहूं की खेती करनी है और मैं यूरिया डीएपी नहीं डालता, मैंने जीवामृत डाला। और ये किसान क्या है, इसका अखबार में आर्टिकल छपते हैं और ये सक्सेस स्टोरी बनती है, इसको पुरस्कार मिलता है। भाई मेरे किसी को अकल नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं कि तुम्हारे खेत के नीचे भूगर्भ जल का स्तर 150 फुट पर था, तुम धान गेहूं की खेती करते हो और 1 हेक्टेयर धान में 40 लाख लीटर, 1 हेक्टेयर गेहूं में 30 लाख लीटर पानी निकालते हो और आप कहते हो मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। तो मेरा मतलब ये है कि जीवामृत प्राकृतिक खेती नहीं है। प्राकृतिक खेती एक समझ का विज्ञान है और उसमें निरंतर हमको सोचना है कि प्रकृति का वैभव कैसे सलामत रहे। और प्राकृतिक खेती अपने लिए नहीं करनी, प्राकृतिक खेती आने वाली पीढ़ियों के लिए करनी है। क्योंकि मेरा तो लाइफ हो गई ना, आने वाली पीढ़ियों के खाने पीने के लिए कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। तीसरी बात है परिवार की ज़रूरत। अब परिवार की ज़रूरत का देखिए विषय, एग्रीकल्चर की बुक्स में लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर, एग्रोनॉमी की किताब में, कि खेती माने भूमि एवं फसलों का ऐसा प्रबंधन जिससे परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं परंतु भूमि की उर्वरता कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाए। समझिए आप, खेती मतलब भूमि का, फसलों का ऐसा नियोजन कि परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं लेकिन भूमि की उर्वरता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। और आज खेती का मतलब क्या है, रासायनिक खेती में ये मतलब भूल गए कि ज़मीन की उर्वरता पर प्रभाव ना पड़ने पाए, पड़े या ना पड़े, हमको तो इतना चाहिए है। और जब मैं आज प्राकृतिक खेती में आया फिर वही करने लगा कि हमको तो 60 कुंटल धान मिलना चाहिए, यूरिया डाल के मिलता था तो ठीक बात है, नहीं डालता है तो चलो जीवामृत डाल करके मिलना चाहिए। और इस जीवामृत का विज्ञान राइट है, बिल्कुल सत्य है। परोसने वालों ने जब परोसा तो उन्होंने कहा नहीं घटेगी, बस इसको बार बार डालते रहना। भाई मेरे, जब इसको बार बार डालेंगे तो ज़मीन की उर्वरता पर तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक लिमिट है। देखिए जंगल में आप जाएंगे ना, जंगल में तो ढेर सारा ह्यूमस है ना, 2%, लेकिन जीवाणुओं की संख्या वहाँ भी एक निश्चित मात्रा में। ये मैनेजमेंट किसका है, ये मैनेजमेंट नेचर का है, ये मैनेजमेंट इंसान के बस का नहीं है। तो मैं क्या कहता हूँ कि प्रकृति को, प्रकृति की प्राकृतिक खेती को समझने के लिए मनुष्य को 2-3 रात 2-3 दिन जंगल में बिताने चाहिए ईमानदारी के साथ। ये हवाई प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती कि जीवामृत माने प्राकृतिक खेती, गौ आधारित प्राकृतिक खेती। हम कुछ चुनिंदा शब्द पकड़ के बैठ गए हैं। तो परिवार की ज़रूरत के अनुसार जो खेती की जाएगी वो प्राकृतिक खेती होगी। और परिवार की ज़रूरत में क्या होता है कि आपको रोटी खानी है तो खाद्यान्न फसलें लेनी पड़ेंगी। इसमें मोटे अनाज भी हो सकते हैं, गेहूं भी हो सकता है, चावल भी हो सकता है। आपको दाल चाहिए तो दाल वाली फसलें भी लेंगे, आपको तेल चाहिए तो तिलहनी फसलें भी लेंगे, और आप गन्ना भी लेंगे, आपको कपड़े चाहिए आप कपास भी लेंगे। अभी क्या हो रहा है, अभी देश में एक एरिया ऐसा है जहाँ केवल कपास ही कपास, एक एरिया ऐसा जहाँ केवल धान ही धान, एक एरिया ऐसा जहाँ केवल गेहूँ ही गेहूँ, एक एरिया ऐसा जहाँ आलू ही आलू, एक एरिया ऐसा जहाँ गन्ना ही गन्ना। और लोग क्या कहते हैं, बाजार की ज़रूरतों के अनुसार खेती करिए और वो खेती करिए जिसमें आपको मुनाफा ज़्यादा हो। मित्र मैं बता दूं, हानि बराबर लाभ, लाभ बराबर हानि। जब दुनिया का हर व्यक्ति चाहेगा कि मुझे लाभ ज़्यादा हो तो घाटा कहाँ जाएगा, घाटा प्रकृति के पास जाएगा। और जब प्रकृति के पास घाटा जाएगा तो प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती। प्राकृतिक खेती के 3 सूत्र मैं बता दूं, धरती की उर्वरता निरंतर बढ़े, भूगर्भ जल स्तर निरंतर ऊपर आए और बायोडाइवर्सिटी निरंतर और समृद्धशाली बने। चूँकि बिना बायोडाइवर्सिटी के और बिना अच्छी जलवायु के, बिना अच्छी ज़मीन के हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। ठीक बात है, आप खूब यत्न कर लीजिए, कागज़ का नोट छाप लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए,
लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं आ सकती। आपके चेहरे पर मुस्कान तभी आएगी जब प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था मुस्कुराएगी तो मैं मुस्कुरा दूंगा, और ये व्यवस्था संपन्न हो जाएगी तो मैं संपन्न हो जाऊंगा। अन्यथा कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। कहानी मेरी ये है। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। नमस्कार।